हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण। इसमें हम लोग जानेंगे मानक हिंदी के बारे में और मानक हिंदी की महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे, क्या है इसमें महत्वपूर्ण बातें, और प्लस ये भी जानेंगे कि इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बन के आ रहे हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मानक हिंदी के बारे में। तो भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है, उसे ही मानक रूप कहते हैं। है ना? क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाषा का वह रूप जो कि उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध हो, रूप रचना की दृष्टि से शुद्ध हो, वाक्य रचना की दृष्टि से शुद्ध हो, अर्थ, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से जब वह शुद्ध भाषा होती है, यानी कि यह जो भाषा है इसे परखा जाता है सुशिक्षित लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, तब यह भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। यानी कि यही है, क्या है? मानक रूप है। ठीक है? भाषा का वह शुद्ध रूप जो सुशिक्षित लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा शुद्ध माना जाता है, तो वह जो रूप है वह मानक रूप कहलाता है। समझ गए? क्या है मानक रूप? यानी कि शुद्ध रूप, यानी शुद्ध रूप जो सुशिक्षित लोगों के द्वारा माना जाता है, विद्वानों के द्वारा जो माना जाता है, वही है मानक रूप। अब देखते हैं कि व्यावहारिकता की दृष्टि से हिंदी को प्रतिनिष्ठित रूप देने के लिए जॉन ग्रिल क्राइस्ट ने हिंदी को खड़ी बोली का नाम दिया और आज इसे ही मानक हिंदी कहा जाता है। क्वेश्चन यह है कि मानक हिंदी किसे कहा जाता है? तो व्यावहारिकता की दृष्टि से हिंदी को प्रतिनिष्ठित रूप देने के लिए, हिंदी को प्रतिनिष्ठित रूप देने के लिए जॉन ग्रिल क्राइस्ट ने क्या किया? हिंदी को खड़ी बोली का नाम दिया और यह जो खड़ी बोली का जो नाम आज दिया गया है, इसे ही मानक हिंदी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि हिंदी को खड़ी बोली का नाम किसके द्वारा दिया गया या फिर किसने दिया? तो आप आंसर लगा सकते हैं कि जॉन ग्रिल क्राइस्ट ने हिंदी को खड़ी बोली का नाम दिया और इसे ही आज मानक हिंदी कहा जाता है। समझ गए इस बात को? मानकीकरण को स्पष्ट संकेत सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानकीकरण का स्पष्ट संकेत जो दिया गया था सबसे पहले, वह दिया गया था अथरिंगटन के द्वारा। ठीक है? अथरिंगटन के द्वारा जो दिया गया था, इन्होंने दिया था भाषा भास्कर में किया था। मानकीकरण का स्पष्ट संकेत जो इन्होंने दिया था सबसे पहले दिया था और भाषा भास्कर में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। उसी में इन्होंने मानकीकरण का स्पष्ट संकेत भी दिया है। तो भाषा भास्कर जो है 1871 ईस्वी में। ठीक है? तो यहाँ से महत्वपूर्ण जो भी इसमें बातें हैं सभी को अंडरलाइन किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मानकीकरण को स्पष्ट संकेत सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले जो दिया गया था अथरिंगटन के द्वारा दिया गया था। और किसमें? तो भाषा भास्कर में। ठीक है? समझ गए इस बात को? अब आती है बात कि मानक भाषा किस में सहायक होती है? तो मानक भाषा जो है ना, वह राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? तो मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। अब दूसरी बात यह आती है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने देश के भाषाविदों के सहयोग से वर्तनी की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श के उपरांत 1967 ईस्वी में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम पुस्तिका का प्रकाशन किया था। तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया था? यह जो मानकीकरण जो है, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे, बहुत सारे विद्वानों द्वारा, लेखकों द्वारा कदम भी उठाए गए थे। सभी ने अपनी अपनी राय रखी थी, सभी ने अपने अपने हिसाब से कोशिश की थी। तो लास्ट में यह फैसला हुआ था कि शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया था कि भारत सरकार के देश के भाषाविदों के सहयोग से, जितने भी देश के भाषाविद थे, भाषा विद्वान थे, सभी के सहयोग से वर्तनी की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किए। उसके बाद क्या हुआ था? 1967 ईस्वी में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण, यह पुस्तक का नाम है। ठीक है? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया और वर्तमान में यही मानक रूप जो है वह सर्वमान्य है। इसे माना गया और यह सर्वमान्य है।
समझ गए इस बात को भी। अब अगला तथ्य ये आता है कि इम्पोर्टेंट लाइन यह कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1980 ईस्वी में संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप निर्धारित किया, जो इस प्रकार है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, ठीक है, निदेशालय ने क्या किया था, 1980 ईस्वी में संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप निर्धारित किया, जो इस प्रकार से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 और डॉट 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 मतलब 100 तक, यानी कि जितने 100 से भी अधिक हो सकते हैं। तो संख्यावाचक शब्दों का जो मानक निर्धारित किया गया था वह इस प्रकार से निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो ये मानकीकरण रूप दिया गया था, कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1880 ईस्वी में। संख्यावाचक शब्दों का जो इस प्रकार से है कि संख्यावाचक शब्दों को इस प्रकार से ही लिखा जाएगा और यही जो है मानक शब्द कहलाएगा, यानी शुद्ध रूप कहलाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग समझ गए कि यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आया क्या कि कब केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप निर्धारित किया गया था। तो 1980 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। और किस प्रकार से निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन में आपको यह एक जो है इस प्रकार से दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा आपको, या फिर ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से है, या फिर दिया जाएगा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा ही हो सकता है ऑप्शन। 3 ही ऑप्शन इसमें बन सकते हैं। तो कैसा होगा? तो जो ये मानक रूप जो दिया गया था, निर्धारित किया गया था संख्यावाचक शब्दों का, वह था ऐसे लिखना, एक को एक ऐसे लिखना, शब्दों में लिखना है ना, 1 2 3 4 5 जो है, यही मानक रूप इसका निर्धारित किया गया था। फिर इसमें एक बात आ जाती है कि सामान्यतः वाक्य में यदि संख्या आए तो उसे शब्दों में ही लिखना ही मानक है। किसी भी वाक्य में अगर संख्या आती है या फिर संख्या आता है तो फिर उसके शब्दों में लिखना ही मानक कहलाता है। जैसे कि 4 आदमी, 5 घोड़े, 10 सैनिक, ये सब जो हम लिखेंगे तो किसी वाक्य में जैसे संख्या को लिखना है तो इस टाइप से लिखेंगे तो यह मानक शब्द कहलाएगा। किस प्रकार से मानक शब्द कहलाएगा? तो इसे वाक्य में ही लिखना जो है मानक शब्द कहलाएगा। जैसे कि 4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 4 ही ऐसे ही लिखेंगे वाक्य में तो यह मानक कहलाएगा, यानी कि मानक मतलब शुद्ध रूप, तो वह शुद्ध कहलाएगा। वहीं अगर हम ऐसे लिख देंगे किसी वाक्य में, जैसे 4 आदमी आया, संख्या वाला शब्द आया तो लिख दिए 4, ऐसे लिख दिए और फिर आदमी लिखे, फिर 5 घोड़े, 10 सैनिक, इस प्रकार से लिखे तो यह अमानक होगा, यानी कि यह अशुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप क्या होगा कि यदि वाक्य में संख्या आए तो उसे शब्दों में ही लिखना है, वह मानक कहलाएगा। और यदि मानक के जगह अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह अशुद्ध रूप कहलाएगा। और ये हम हिंदी वालों के लिए बहुत ही जानना ये जरूरी है कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, और हमें कैसे लिखना चाहिए और कैसे नहीं लिखना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि 2 संख्या आने पे दोनों को शब्दों में अथवा दोनों को अंकों में ही लिखना चाहिए। वहीं अगर 2 शब्द आ रहे हैं, ठीक है, 2 संख्या वाला शब्द अगर आ रहा है तो या तो आप दोनों को संख्या में ही लिखें या तो आप दोनों को शब्दों में ही लिखें, ऐसा बोला गया है। अब देखिए जैसे कि 10 से 20 आया, 10 से 20 तक लिखना है तो 10 से 20 तक जो लिखेंगे तो इस टाइप से लिखे, या तो दोनों को लिखे अंक में ही या तो दोनों को शब्द में। तो 10 से 20 तक, 50 से 100 तक, अथवा 10 से 20 तक ऐसे लिखें शब्द में, 10 से 20 तक, है ना, या 50 से 100 तक, या तो ये या तो ये, या दोनों को मिक्स करके नहीं लिख सकते। दोनों को अगर मिक्स करके लिखेंगे, जैसे 10 ये लिख दिए, ठीक है, और 20 ऐसे लिख दिए, तो ऐसे लिख दिए तो ये जो है ना गलत हो जाएगा, ये अमानक हो जाएगा। या तो दोनों संख्या को अंकों में लिखना चाहिए या तो दोनों संख्या को शब्दों में लिखना चाहिए, तभी वह मानक शब्द कहलाएगा, मानक शुद्धिकरण कहलाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि पंचमा अक्षर के स्थान पे अनुस्वार लिखने की परंपरा हिंदी में मानक है। पंचमा अक्षर हम सभी जानते हैं इसको, पंचमा अक्षर क्या होता है, तो उसके स्थान पे अगर अनुस्वार लिखा जाता है तो यह जो है हिंदी परंपरा में मानक कहलाता है, यानी कि शुद्ध रूप कहलाता है। जैसे गंगा, ठीक है, अगर गंगा जो जैसे लिखे तो पंचमा अक्षर जो है
अनुस्वार के रूप में अगर हम उसे लिख देते हैं तो यह जो है शुद्ध रूप कहलाता है। कंठ, संभव, यह सब क्या है? शुद्ध रूप है। अब है संस्कृत के वर्तनी को जहाँ तक हो सके शुद्ध रूप में लिखना चाहिए, जैसे कि चिन्ह, ऋण, ब्रह्मा और द्रष्टव्य। तो वहीं अगर ये जो है ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, संस्कृत का शब्द है ये सब सभी, और क्या है ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ना, चिन्ह, ऋण, ब्रह्मा, द्रष्टव्य, ये सब जो है शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। वहीं अगर इन शब्दों को ऐसे लिखा जाए, जैसे चिन्ह ऐसे लिखा जाए, ऋण को ऐसे लिखा जाए, ब्रह्म को ऐसे लिखा जाए, द्रष्टव्य को द्रष्टव्य होता है, द्रष्टव्य को दृष्टव्य अगर लिखा जाए तो यह सब जो है रूप क्या कहलाएगा? अमानक कहलाएगा, यानी कि अशुद्ध रूप कहलाएगा। अगर संस्कृत में यदि संस्कृत की वर्तनी को शुद्ध लिखना हो, शुद्ध रूप में लिखना हो, तो उसमें जो है इस टाइप से लिखना चाहिए, ना कि इस टाइप से लिखना चाहिए। वहीं अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी शब्दों के लेखन में न का प्रयोग गलत है, यानी कि अमानक है। न, यह जो न है इसका प्रयोग क्या होता है? गलत है, अमानक है। जैसे कि कैंटीन, कैंटीन लिखते हैं तो कैंटीन में यहाँ पे न लिखे तो ये गलत हो जाएगा। टेंडर, टेंडर में भी न लिखे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यदि वहीं अगर अनुस्वार का प्रयोग होता है इसमें तो वह जो है मानक कहलाता है, शुद्ध रूप कहलाता है। जैसे कैंटीन में यहाँ पे न दिया हुआ है, इसके जगह पे अगर अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं तो यह क्या हो जाता है? यह सही हो जाता है अंग्रेजी के शब्द में। ठीक है, तो अंग्रेजी के शब्द में ये सब कुछ नियम है मानक शब्द के, तो इस टाइप से अगर लिखे तो यह शुद्ध हो जाता है। अगर हम वहीं न का प्रयोग करते हैं तो वह गलत हो जाता है। तो ये थे मानक भाषा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम लोग जाने। अब हम लोग जो जानेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? अभी तुरंत हम लोग जाने थे, इसे पढ़े भी थे और समझे भी थे कि किसे दिया गया है श्रेय या किसे दिया जाता है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को मालूम हो गया होगा क्योंकि अभी तुरंत पढ़ाया गया है। तो हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? जॉन ग्रिल क्राइस्ट को है, भारतेंदु को है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को है, या फिर रामचंद्र शुक्ल को है? तो हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग का जो श्रेय है, श्रेय दिया जाता है, वो किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जॉन ग्रिल क्राइस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ईसा अल्लाह खां के द्वारा किया गया था, या फिर लल्लू जी लाल के द्वारा किया गया था, या फिर सदल मिश्र के द्वारा किया गया था, या फिर सदा सुखलाल के द्वारा किया गया था? तो खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यहाँ पे शब्द है, ठीक है, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वह जो किया गया था लल्लू जी लाल के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही किया था खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और इनकी एक पुस्तक है प्रेम सागर, उसी की भूमिका में इन्होंने उल्लेख किया था कि खड़ी बोली का इन्होंने उल्लेख किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया। एक बात और यहाँ पे क्लियर मैं कर देती हूँ कि मैं अभी जो मैं बताई थी कि खड़ी बोली को यानी हिंदी को प्रतिष्ठित रूप देने के लिए जॉन ग्रीन क्राइस्ट ने हिंदी खड़ी बोली का नाम दिया था। उनके द्वारा खड़ी बोली का नाम दिया गया था, लेकिन प्रयोग जो किया गया था सर्वप्रथम वो किया गया था लल्लू जी लाल के द्वारा। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है। उन्होंने नाम दिया था जॉन ग्रिल क्राइस्ट ने, और इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था खड़ी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? मैक्स मूलर के द्वारा किया गया है, गिल क्राइस्ट के द्वारा किया गया है, ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है, एथरिंगटन के द्वारा किया गया है। तो मानकीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, है ना, एथरिंगटन के द्वारा किया गया है मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक हिंदी की आधार बोली है। तो मानक हिंदी की आधार बोली कौन सी है? कौरबी है, बंगारू है, या फिर ब्रज है, या फिर अवधी है? तो मानक हिंदी की आधार बोली जो है वह है कौरबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी की आधार बोली के परसर्ग कु, नु, ते, से, ती आदि रूपों को आदर्श भाषा में क्या किया गया था? इसे स्वीकार किया गया था या फिर अस्वीकार किया गया था या फिर आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया है या फिर काव्य के लिए उपयुक्त माना गया है? तो मानक हिंदी के आधार पे बोली के जो परसर्ग हैं, तो परसर्ग में कु, नु, ते, से, ती आदि रूपों को जो है ना आदर्श भाषा में इसे जो है अस्वीकृत किया गया है ना, इसे क्या किया गया है? अस्वीकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा कि इसे अस्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौरवी में कर्म है ना, कौरवी में कर्म और संप्रदान कारक के लिए 5 परसर्ग को, कु, नु, ने, के हैं, जबकि मानक हिंदी में इसकी संख्या है। तो कितनी है मानक हिंदी में इसकी संख्या? 5 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो इसकी संख्या जो है मानक हिंदी में वह है 2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 2 है। कौन कौन सा? कर्म को और संप्रदान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर ही हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पे हो जाती है। क्या हो जाती है? वह सरस हो जाती है, सरल हो जाती है, दृढ़ हो जाती है या फिर भावपूर्ण हो जाती है। तो कोई भी बोली या भाषा जो है ना मानकता प्राप्त करने पे वह जो है हो जाती है, सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है। जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है। तो अभी मैं बताई थी कि मानक भाषा जो है वह क्या है? हिंदी का एक यानी भाषा का शुद्ध रूप ही है। तो जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वह कहलाती है, क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है, साहित्यिक भाषा कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है या फिर देव भाषा। तो शुद्ध रूप जो है हिंदी का वह है मानक भाषा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं डी लिख दी हूँ, सी बना देती हूँ इसे। तो मानक भाषा जो है इसमें सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है क्योंकि वह है एक साहित्यिक होती है या फिर सुव्यवस्थित होती है या फिर व्याकरण अनुमोदित होती है या फिर भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। तो मानक भाषा जो है राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि वह भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो किसी भी भाषा के मानकीकरण की जो प्रक्रिया है वह कितने चरण में पूर्ण होती है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 चरणों में वह पूर्ण होती है किसी भी भाषा की मानकीकरण की प्रक्रिया। जैसे कि 4 चरण वो कौन कौन से हैं? तो वह हैं चयन, प्रसार, प्रयोग और स्वीकृति। इन सभी चरणों से गुजरना पड़ता है भाषा को, तभी वो पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने का कार्य को क्या कहते हैं? भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने के कार्य को क्या कहते हैं? मानकीकरण कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं या फिर सरलीकरण कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है वह कहा जाता है मानकीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाला प्रथम रचनाकार कौन है? हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो हिंदी वर्तनी पे पुस्तक लिखने वाले प्रथम जो लेखक हुए थे ये कौन हुए थे? डॉक्टर हरदेव बाहरी या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या फिर छत्रधारी सिंह या फिर किशोर वाजपेयी। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, छत्रधारी सिंह। ठीक है, छत्रधारी सिंह ही हिंदी वर्तनी पे पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार हैं। इनकी पुस्तक का नाम है लेख नियम। ठीक है, 1884 ईस्वी लेख नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो मानक हिंदी में संज्ञा के भेद जो हैं वह 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो वह है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो मानक हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो मानक हिंदी में सर्वनाम के जो भेद बताए गए हैं वह है 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सरकारी स्तर पे हिंदी के मानकीकरण में किसका योगदान रहा। तो गैर सरकारी स्तर पे हिंदी के मानकीकरण में योगदान पूछा जा रहा है, तो किसका रहा? सिनेमा का रहा, पत्र पत्रिकाएं का रहा, या फिर रेडियो का, या फिर दूरदर्शन, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ई सही हो जाएगा। इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था हिंदी के मानकीकरण में। ठीक है, सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो और दूरदर्शन। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण से टॉपिक। मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मानक भाषा क्या है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी आप सभी को कि अगर सिर्फ मैं जो बता रही हूँ इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, और भी मेहनत करनी पड़ेगी, और भी बुक सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोग सभी मन लगा के पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, हमारे वीडियो को भी देखें, इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसे ये ज़रूरत हो उसके तक पहुँचना चाहिए ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।